नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भैया बहनों। मैं राहुल गर्ग शुक्ला अपनी कक्षा 10 की एसएसटी की इस क्लास में आपका बहुत बहुत अधिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करेंगे। तो चलिए, आपको मैं जियोग्राफी की इस क्लास में, पर्यावरण की इस क्लास में कृषि से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चाएँ करता हूँ। तो जो कुछ प्रश्नों से आगे चलकर यह प्रश्न है जो आप समझ पाएंगे, यह इस प्रकार से है, जिसको आप अत्यधिक लाइक करेंगे। रेशम किस प्रकार का प्राप्त होता है? रेशम किस प्रकार प्राप्त होता है, ये प्रश्न है। कहने का अर्थ है कि रेशम कैसे प्राप्त होता है, तो किस प्रकार से उत्पादित होता है। तो उत्तर है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन कहलाता है। अर्थात जो कोकून का कीड़ा होता है उसके द्वारा रेशम उत्पादन होता है। रेशम में कोकून के कीड़े के द्वारा रेशम बनाया जाता है। इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि रेशम का उत्पादन किस प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कपास उत्पादन के दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर है महाराष्ट्र, गुजरात। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कपास उत्पादित होता है और इसके लिए जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है वह है काली मृदा, जिसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है। रेगुर मृदा भी इसे कहा जाता है। जो कपासी मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल इसे कहते हैं, जो सबसे अधिक मात्रा में महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। साथ ही इसमें गन्ने की खेती और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इन सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गन्ना, कपास और कह सकते हैं केला, हल्दी, अदरक, ये समस्त प्रकार की जो फसलें हैं आप ब्लैक सोल में उत्पादित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समय में जूट की किस कारण से मांग कम होती जा रही है? उत्तर है, जूट की उच्चतम लागत और कृत्रिम रेशों तथा नायलॉन की कीमत कम होने के कारण वर्तमान में कृत्रिम रेशों तथा नायलॉन की कमी हो गई है, जिससे कारण जूट की उच्चता बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है। जूट के लिए आप हमारे दक्षिण भारत की तरफ जा सकते हैं, जहां पर कह सकते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जूट की अधिक से अधिक उत्पादन क्रिया होती है। तो जूट का हमारे देश में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है और बहुत ही अधिक उत्पादन की क्रियाओं के द्वारा देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो के माध्यम से आप इस प्रश्नों को अधिक से अधिक लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूदान से क्या अभिप्राय है? यह कार्यक्रम किसकी देन है? उत्तर है, भूमिहीन गरीब किसानों के लिए भूमि दान में देना भूदान कहलाता है। यह कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा लागू किया गया था या उनके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था, संचालित किया गया था। भूमिहीन, जब गरीब, वर्तमान समय तो भूमिहीन कोई भी नहीं है, सभी को अपनी भूमि प्रदान कर दी गई है। परंतु जब अंग्रेजों का शासन आया उसके पहले जमींदारी प्रथा थी, तो अपने यहाँ जो है भूदान आंदोलन चलाया गया था, जिसको विनोबा भावे ने चलाया था, जिसमें जो गरीब किसान थे उनकी भूमि उन्हें वापस देने की मांग की गई थी। तो ये लगभग 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में भूदान की क्रियाओं का जन्म देखने को मिला, जिसमें समस्त किसानों को उनकी भूमि वापस दे दी गई और उन्हें भूमि स्वामित्व के आधार पर भूमि कृषि कहा जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्बनिक कृषि क्या है? तो आप समझेंगे कि कार्बनिक कृषि रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के बिना केवल जैविक खाद्यों के प्रयोग से की गई कृषि को कार्बनिक कृषि कहा जाता है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि बिना रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के जैविक खाद्यों का प्रयोग, अर्थात गोबर की खाद का प्रयोग करके जब हम कृषि कार्य करते हैं तो उसे कार्बनिक कृषि कहा जाता है, जिसमें रासायनिक क्रियाओं को हम नहीं प्रयोग में लेते हैं, अर्थात यूरिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसमें,
और ना ही इसमें डीपी का प्रयोग करते हैं। तो डीएपी और यूरिया का बिना प्रयोग किए जब हम खेतों में कृषि कार्य करते हैं तो उसे हम कार्बनिक कृषि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? उत्तर है जूट की फसल को। जूट की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में संस्थागत सुधार लाने के लिए किसे प्राथमिकता प्रदान की गई? उत्तर है भारत में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। अर्थात जमींदारी समाप्त कर दी गई, चकबंदी के द्वारा छोटे छोटे जोतों को एक कर दिया गया और उसे जोत कर लोगों को जोतने के लिए दे दिया गया, जिसे कह सकते हैं कि सामूहिक कृषि का समापन हुआ और लोगों ने कृषि कार्य करते हुए अपने अपनी जमीन को प्राप्त कर लिया। और जहां पर सभी जमीनों को जब दूर दूर जोत थे, जो दूर दूर खेती करने के लिए भूमि थी, उसको एक कर दिया गया, किसी एक निश्चित स्थान पर कर दिया गया। इसी को कहा जा सकता है सहकारिता तथा जमींदारी प्रथा को समाप्त कर देना और संस्थागत सुधार कर देना। इसी को हम प्राथमिकता देते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तर है गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। अर्थात कृषि श्रम गहन खेती जो अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक के निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक से अधिक मात्रा में रासायनिक क्रियाओं को प्रयोग में लिया जाता है, रासायनिक खाद, उर्वरक, इन सभी चीजों को प्रयोग में लेते हैं। तो इसको हम कृषि श्रम गहन खेती कहते हैं। इसमें कृषि कार्य तो होता है, श्रम भी होता है, परंतु इसमें जनसंख्या का दबाव होता है, जिससे भूमि कम होती है और उसमें उत्पादन अधिक करने के लिए रासायनिक चीजों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का योगदान एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। तो भारत में कृषि का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसको आप समझेंगे। उत्तर है भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। दूसरा पॉइंट है, भारत की जनसंख्या के भोजन का अधिकांश भाग कृषि से प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है, कृषि से देश में स्थापित विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट है, अनेक कृषि पदार्थों के निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ये 4 प्रकार के ऐसे पॉइंट हैं जिससे आप समझ पाए होंगे कि कृषि का योगदान एवं महत्व किस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि की प्रमुख कोई 3 विशेषताएं बताइए तथा मुख्य रोपण फसलों के नाम बताइए। तो उत्तर है यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। नंबर 2 है, इसके अंतर्गत लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है। नंबर 3 है, यह उद्योग तथा कृषि के मध्य एक अंतर पृष्ठ होती है। प्रमुख रोपण फसलें चाय, काफी, रबड़, केला तथा गन्ना आदि प्रमुख रोपण फसलें हैं। रोपण फसलों का अधिक से अधिक उपयोग आप कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ज्यादा देख पाएंगे। महाराष्ट्र में भी इसका प्रयोग रोपण कृषि का होता है, परंतु उन सभी राज्यों में अधिक से अधिक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में रबी की शस्य ऋतु के 2 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो आप समझ पाएंगे कि पहला पॉइंट है, भारत में रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इसे काट लिया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों को प्रमुख रूप से रबी की फसल में माना जाता है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य में रबी की फसलों को उत्पादन के रूप में महत्वपूर्ण मान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में खरीफ की शस्य ऋतु की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो पहला है, भारत में खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर माह में काट ली जाती हैं।
दूसरा पॉइंट है खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल होते हैं। ये दो चीजें आप देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर के माह में इसे काटा जाता है और खरीफ की ऋतु में जो बोए जाने वाली हैं उसे कह सकते हैं कि चावल या मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सब चीजें हैं जो एक प्रमुख ऋतु में इसे इस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। तो इस तरीके से आप प्रमुख बातों को समझ पाए होंगे और कुछ प्रश्नों को समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अन्य लोगों से चर्चाएं करें, जिसमें आप भारत की तमाम बातों को समझ पाएंगे और भारत से जुड़ी घटनाओं को समझेंगे जो कि पर्यावरण से संबंधित है। भारत का पर्यावरण और भारत की समस्त घटनाएं जिसमें वर्णित देखने को मिलेंगी, जो एसएसटी के माध्यम से आप वर्ल्ड हिस्ट्री तथा अन्य चीज़ें जो एसएसटी में आती हैं उसको अध्ययन करते रहेंगे और बेहतर तरीके से आपकी जो क्लास 10th की एसएसटी है यूपी बोर्ड से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं भविष्य में, इस बार जो परीक्षा में आने वाले हैं 2021 में, उसको आप समझ पाएंगे। तब तक इसको आप अध्ययन करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तब तक इसका विशेष तरीके से अध्ययन करते हुए आप ज्ञान के मार्ग को अग्रसर करें। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मातृभूमि।